आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कुछ माइक का इशू आ रहा है क्या, ज़रा आप बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मुझे ठीक लगा, लेकिन अगर आपको लग रहा है तो मैं देखता हूं क्या कर सकता हूं। तो हम बात करेंगे आज इतिहास की। आज मैं आपको पूरी हिस्ट्री बताऊंगा। एक बहुत अच्छी किताब है, मैंने 2-3 साल पहले पढ़ी थी, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ ईरान। शाह और ईरान आप पढ़िएगा, पूरी मैंने नहीं पढ़ी है वो, दो किताब मैंने पहले ही पढ़ी थी। और इसमें ईरान के बारे में, जियोपॉलिटिक्स के बारे में काफ़ी कुछ समझाया गया है, ठीक है। तो बात करते हैं, आखिरकार हम इतिहास में देखेंगे कि क्यों ईरान इजराइल युद्ध में है। आखिरकार ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि ईरान ना चाहते हुए भी युद्ध में आ जाता है। तो इतिहास जब आप समझेंगे तो आपको एक एक चीज समझ में आएगी, क्योंकि बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है सी राजा मोहन ने, इंडियन एक्सप्रेस ने बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है। और इसी आर्टिकल को ही मैं आपको समझाऊंगा आज के कंटेक्स्ट में, और मैं पूरा का पूरा इतिहास बताऊंगा, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले बता दो कि हमारी गांधी जयंती सेल जो है वो शुरू है, कल तक सेल रहेगी। गांधीगिरी कूपन कोड यूज करिए, आपको सारे कोर्सेज पे 30% ऑफ मिलेगा, ठीक है। तो आपको डाउनलोड करें वरना वेबसाइट विजिट करें। तो अगर हम बात करते हैं ईरान और इजराइल की, क्या प्रॉब्लम है, क्यों ये पूरा का पूरा रीजन इतना अनस्टेबल है। अब 1 साल होने को आ रहा है, 4 दिन बाद 5 दिन बाद 1 साल हो जाएंगे, लेकिन ये युद्ध और तीव्र हो गया है, ये युद्ध रुक नहीं रहा है। तो इसका कोई तो रीजन होगा ना, कहीं से तो ये शुरू हुआ होगा। है रीजन छुपा है इतिहास में। कभी भी अगर आपको आज को समझना है तो इतिहास में जाओ, और कल को समझना है तो इतिहास कभी मत दोहराओ, है ना। अगर वो भी बहुत ही डार्क हिस्ट्री है तो यही इतिहास हमको सिखाते। चलिए इतिहास से सबक लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन कुछ लोग कभी नहीं मानते। जो आज यहां पे हो रहा है, ऐसा लग रहा है हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ। ये साइकिल है पूरा का पूरा। क्या साइकिल है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या कहा है इजराइल में, सबसे पहले तो देखते हैं ये आर्टिकल। बेसिकली देखिए इजराइल करना क्या चाह रहा है। इजराइल के पीछे अमेरिका है। इजराइल ईरान में रिजीम चेंज करना चाह रहा है, ठीक है। इजराइल ईरान में तख्ता पलट करवाना चाह रहा है। मोसाद के नीचे भी शिन बेट हो गया, और एक और जो मिलिट्री के अंडर काम करते हैं इंटेलिजेंस ग्रुप, वो भी है। अकेले मोसाद नहीं है, CIA है, UK है। ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब चाहते हैं कि ईरान में तख्ता पलट हो, ईरान में रिजीम चेंज हो। बहुत हो गया 1979 से जो अब तक इतना बवाल हुआ है, हम नहीं झेल सकते। बट ऐसा क्यों अमेरिका चाहता है कि ईरान ऐसा जो हो रहा है, क्यों आखिरकार ईरान में रिजीम चेंज करनी ही क्यों है। जवाब है तेल। क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे बड़े रिजर्व, सबसे ज्यादा तेल के भंडार कहां हैं? सऊदी अरेबिया, ईरान, पूरे इस रीजन में, गल्फ कंट्री में, ये जो इराक, ये जो 3 देश है, भंडार है। अब देखिए यहां प्रोड्यूसर, भंडार की अलग बात होती है, बहुत सारे ईरान के अनटैप्ड है। तेल एक बहुत बड़ा रीजन है, स्ट्रैटेजिकल इंपॉर्टेंस है, और सबसे बड़ी बात, इस एरिया में दबदबा बनाना है। और इसके लिए आज से नहीं, बहुत समय से जंग चलती आ रही है। बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि रिजीम चेंज होगी, और हम, ईरान की कैपिटल है तेहरान, तो हम तेहरान को बदल के रख देंगे। वैसे आपको बता दूं, मैं जैसे व्लॉगिंग देखता रहता हूं, काफी ट्रैवल व्लॉगिंग स्पेशली, कुछ के, सबके नहीं। तो उसमें एक व्लॉगर से पूछा कि सबसे बढ़िया लोग कहां के हैं, ज्यादातर आपको ईरान के बोलेंगे। बहुत गजब मेहमान नवाजी है यहाँ की, और भारत से तो बहुत अच्छे रिश्ते हैं ईरान के। सेम विथ इजराइल के भी बहुत अच्छे रिश्ते हैं। लेकिन इसके बावजूद बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि हम सब कुछ खत्म कर देंगे, और यही बोला है कि देखिए हम मिलिट्री कैंपेन करेंगे ताकि ईरान में रिजीम चेंज हो जाए। हमास, हिजबुल्लाह और हुतीस, इन सबको एक साथ मिटाएंगे। और यहां पे लोगों को भी इन्होंने ऑफर दे दिया है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान जब टूटेगा, जब ये खत्म होगा, तो आपके लिए भी, अभी आप परेशान हैं। देखिए एक चीज समझिए कि ईरान में गरीबी है, अगले कुछ सालों में 40% जनता गरीबी के नीचे होगी। ये बात, दिस इज दी रियलिटी। और आपके पूरी दुनिया से अच्छे रिश्ते हैं नहीं, न्यूक्लियर पावर बनने के आप बहुत करीब है। 60% तक इन्होंने यूरेनियम नरिशमेंट कर लिया है, एनरिचमेंट कर लिया है, 90% हो गया, तो ये बन गए। और इसमें चाइना और रशियन की सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये ईरान इज वेरी क्लोज टू बिकम अ न्यूक्लियर पावर। आप समझ रहे हो। इजराइल ये नहीं चाहेगा, क्योंकि देखिए इजराइल के जरिए अमेरिका यहां पे अपना दबदबा बनाता है। इजराइल एक न्यूक्लियर पावर है, इजराइल एक ऐसा देश है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है। तो अमेरिका को पता है कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आएगा तो हम गए यहां पे, क्योंकि इजराइल है। तो इजराइल इस पूरे मिडिल ईस्ट गल्फ रीजन में इजराइल के थ्रू अमेरिका की चल रही है, और अमेरिका का दबदबा है, इसलिए अमेरिका इतना अमीर है, इतना पैसा है, और हर कोई अमेरिका पे डिपेंडेंट है।
सारी गल्फ कंट्रीज लगभग अमेरिका के डिपेंडेंट है, मेन सऊदी अरेबिया है। जिस दिन ईरान के पास न्यूक्लियर पावर आएगी उस दिन ये दबदबा खत्म हो जाएगा, क्योंकि बैलेंस ऑफ पावर हो जाएगा। भाई भारत न्यूक्लियर पावर बना 1998 में, 1-2 हफ्ते बाद कैसे पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बन गया? पूरे देशों ने मिलकर मदद की। बैलेंस ऑफ पावर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होता है जियो पॉलिटिक्स में, कि पावर बैलेंस होनी चाहिए। ये तराजू अगर एक जगह झुकेगा तो फिर वेट रख के उसको बैलेंस करिए, वरना हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। अब इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने कहा है कि देखिए कुछ फेनेटिक थियोक्रेट्स, बहुत बड़ी बड़ी बात बोली है इन्होंने, और ये बहुत ही समझना है आपको, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है कि कुछ फेनेटिक थियोक्रेट्स जो धर्म गुरु हैं, ये आपकी उम्मीदों को खत्म कर देंगे, आपके सपनों को खत्म कर देंगे। अरे आप अच्छा बेटर कर, आप यू डिजर्व बेटर, आप अच्छा ही डिजर्व करते हो, आप अच्छी जिंदगी डिजर्व करते हो, आपके बच्चे अच्छी जिंदगी डिजर्व करते हैं, लेकिन ये लोग आपको नहीं दे रहे हैं। जब ईरान फाइनली आजाद हो जाएगा तब मूवमेंट आएगा, और लोगों को अब समझना पड़ेगा कि ईरान से छुटकारा ही उनके लिए असली छुटकारा है। लिबरेशन तो वही है, और साथ ही साथ जो 2 एंशिएंट लोग हैं, ज्यूइश और पर्शियन लोग, वो एक हो जाएंगे। इन्होंने लोगों को सीधा सीधा ये ऑफर दिया है कि क्रांति कर दो, यानी कि एक तरीके से रिजीम चेंज करो। जिस दिन आएगा, टेरर नेटवर्क जो है, जो आपने 5 कॉन्टिनेंट में बनाया है, वो खत्म हो जाएगा, बैंकरप्ट हो जाएगा। और इसी के लिए हम जंग लड़ रहे हैं। हिजबुल्लाह खत्म, हूतीस खत्म, हमास खत्म, जिसकी वजह से सब बर्बाद हो रहा है। दुनिया भर में आपके देश में इन्वेस्टमेंट आएंगे, हर कोई आपका इन्वेस्ट करेगा, हम आपको सपोर्ट करेंगे, गजब टूरिज्म आएगा, ऐसे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन होंगे जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। ईरान अपने इतिहास में उसी गोल्डन पीरियड में वापस जाएगा। और याद रखिएगा कि गरीबी नहीं होगी, युद्ध नहीं होगा, और आपको कोई दबाएगा नहीं। देयर विल बी नो रिप्रेशन। ये स्टेटमेंट बेंजामिन नेतन्याहू बोल रहे हैं, और इसीलिए कर्ज और ब्लेसिंग। लेकिन जिस दिन हम इस कर्ज को, जब तक हम इस कर्ज को ब्लेसिंग में कन्वर्ट नहीं कर देते, ये मैंने लेक्चर भी लिया था ना कर्ज में, इसमें सीरिया हो गया, ईरान हो गया, इराक, इन सबको दिखाया है। ब्लेसिंग में सऊदी अरब, इजिप्ट हो गया, भारत, इन सबको दिखाया है। तो जब तक ये नहीं होगा तब तक हम कभी भी चैन से नहीं बैठेंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार बेंजामिन नेतन्याहू इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड क्यों है? देखिए इसमें जो मेन रोल है ना, वो बेंजामिन नेतन्याहू का नहीं है, वो अमेरिका का। चलिए हम थोड़ा सा इतिहास समझते हैं कि आखिरकार ऐसी क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम आपको पता है क्या है? प्रॉब्लम यहां पे ये है कि देखिए जो ईरान है ना, उसको हिस्टोरिकली अमेरिका कंट्रोल करता आया है। यूके और रशिया कंट्रोल करते हुए आए हैं। कजार डायनेस्टी थी यहां पे, 1789 में आती है। 1789 तक से लेकर 1925 तक कजार डायनेस्टी रहती है। अब यहां पे क्या है ना, रशिया को हमेशा एक बफर जोन चाहिए। उस समय जब ये 1880s की बात है, जब भारत जो ब्रिटिशर के कंट्रोल में था, तो ब्रिटिश इंडिया की बाउंड्री, क्योंकि पाकिस्तान उस समय, तो ब्रिटिश इंडिया की बाउंड्री जो है ईरान से लगती थी। और यहां पे रशिया जो है वो दबदबा बना रहा था। ट्रीटी ऑफ गुलिस्तान, ट्रीटी ऑफ बहुत तुर्कमेनिस्तान। भाई 1804 आते आते आपको बता दूं कि यहां पे रशिया ने हरा दिया था ईरान को, बाकायदा ईरान को रशिया ने हराया। और रशिया क्योंकि वो लैंडलॉक तो नहीं, लेकिन उसके पास समुद्र नहीं है, तो समुद्र चाहिए उसको, तो इसीलिए ईरान बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ईरान का नॉर्दर्न पार्ट वो कंट्रोल करता था। फिर उसके बाद 1800 से लेकर 1900 तक यहां ब्रिटिश भी आ गया। अब क्या हुआ ना, ईरान को बांट लिया, ईरान बट गया। जो यहां के राजा थे, राजा क्या थे? राजा तो जो थे वो यही ईरान, ये ब्रिटिश और रशिया के पपेट बन के रह गए, कठपुतली बन के रह गए। यहां के राजा ना इनके हिसाब से चल रहे थे। ढेरों ट्रीटी साइन की दोस्तों, जिसकी वजह से इधर वाला पार्ट जो है वो ब्रिटिश ले गया, ठीक है, और ये नॉर्थ वाला पार्ट, मतलब नॉर्थ वाला पार्ट रशिया, और ये इधर वेस्ट वाला पार्ट जो है वो ये ब्रिटिशर ले गए। तो ईरान तो बट गया भैया, क्या करे? हालात इतने खराब हो गए थे कि यहां रशिया आया, आधा रशिया के पास है, आधा ब्रिटेन के पास है, सारा मार्केट खत्म कर दे। जो यहां का बाजारू सिस्टम खत्म, टोबैको यहां का बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड, पूरी दुनिया में इंपोर्ट करते एक्सपोर्ट करते थे, खत्म कर दी। पूरी 1890 आते आते पूरी इंडस्ट्री बर्बाद कर दी। यहां पे मोहम्मद शाह देखते रह गए, कुछ भी यहां पे नहीं कर पाए। हालात ये हो गए थे कि राजा एकदम समझ लीजिए कि ब्रिटेन और रशिया के चरणों में, रेजा खामेनी करके 1896 में आए थे, राजा को खत्म कर दिया। और उसके बाद एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट होता है, जब यहां पे ये पता चलता है कि अरे ईरान में तो तेल के भंडार है। 1901, और यही उस समय था जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अपने चरम पे था, धीमे धीमे बढ़ रहा था। ब्रिटिश ने लॉटरी लग गई, 1908 में निकल आए भंडार, तेल के भंडार निकल आए। तुरंत यहां पे ब्रिटिश ने अपनी ऑयल कंपनी बना दी कि भैया ऑयल कंपनी बना लो। आप समझ रहे हो, यह हालत थी। तो एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी बनती 1908 में। इसी दौरान
जब ये समझ में आया यहां के लोगों को, क्योंकि ईरान में धर्म गुरुओं का हमेशा से बहुत बड़ा रोल रहा है, एक शिया देश रहा है, उसमें अभी फिलहाल हम शिया सुन्नी विवाद पे नहीं जाएंगे, लेकिन हमेशा से बहुत बड़ा देश है, बहुत इंपॉर्टेंट देश रहा है। तो यहां पे क्या हुआ कि 1908 में जैसे मजलिस, मतलब वहां की पार्लियामेंट बनी, मजलिस एक ऐसी, देखिए क्या है कि जब ग्लोरियस रेवोल्यूशन 1689 में इंग्लैंड में आया तो राजा पागल हो गया था। राजा को अंकुश रखना है ना उसके ऊपर, तो जनता तय करेगी। जनता क्या कैसे तय करेगी? जनता के नुमाइंदे पार्लियामेंट में बैठेंगे, यानी कि एक तरीके से अब राजा का डिसीजन नहीं रहेगा, एक इंसान जो है हमारा भविष्य नहीं वो डिसाइड करेगा। तो यही ईरान में हुआ। ईरान में भी मजलिस बनी 1908 के दौरान, और ये मजलिस धर्मगुरु यहां पे सब बैठे थे, लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और बोला कि जो राजा हमारे देश को बेच खाया है, यहां पे ब्रिटेन और यूके जो रशिया है, इनके साथ इतना ट्रेड, सारा मलाई तो वही खाए जा रहे, सारी जो वहां की कंपनीज हमको लूट रही है, हम क्या करें? तो मजलिस बना कि हम आपको, लोगों को रिप्रेजेंट करेंगे हम और राजा को पे अंकुश रखा गया। हालांकि इस दौरान ऐसे भी राजा आए जो ब्रिटिश और रशिया के खिलाफ थे, लेकिन जब भी उनको हटा दिया गया। बाहरी ताकतें इतनी जबरदस्त थी कि ईरान यहां पे टिक ही नहीं पाया। मोहम्मद अली शाह है 1909 में, अगेन मोहम्मद अली शाह जो है वो भी बहुत ज्यादा, मतलब ये थे कि इनको हटाओ। उसके बाद फिर भैया उनको किसी तरीके से भागना पड़ा, वहां पे भी बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो इसके बाद देखिए, जब भी यहां पे कोई भी राजा ऐसा आता है जो ब्रिटेन या रशिया के खिलाफ खड़ा होता है, उसको हटा दिया जाता है, ठीक है, भगा दिया जाता है। ब्रिटिश और रशिया ने भगा दिया क्योंकि ये इनके खिलाफ खड़े हो गए। मजलिस लोगों को रिप्रेजेंट कर रही थी, और ईरान के लोग कह रहे थे कि हम अपना देख लेंगे, तेल पे अधिकार हमारा है। यहां पे ब्रिटेन की जो ऑयल कंपनी थी, ब्रिटिश पर्शियन ऑयल कंपनी, वो सारा तेल रख रही थी और ईरान को खाली 16% दे रही थी। अबे मेरे घर का तेल मैं रखूंगा कि तुम रखोगे? लेकिन यही था, इट इज व्हाट इट इज। जब यहां पे मोहम्मद शाह ने आवाज उठाई, मोहम्मद शाह को भगा दिया, भागे वो रातों रात, और वहां पे फिर उनके 11 साल के बच्चे को राजा बना दिया कि राजा तो भैया चाहिए, तो राजा तो खाली नाम मात्र का है, चलेगा तो मजलिस। तो ब्रिटिश रशिया कह रहे थे कि मजलिस को हटाओ, चाहे जो भी हो जाए। उसी दौरान दोस्तों क्या होता, वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो जाता। अब जब वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो जाता है, उसके बाद रशिया, तो फिर रशियन रेवोल्यूशन आ जाता है 1917 में, तो रशिया तो निकल जाता है यहां से, क्योंकि ये दो बहुत बड़े एम्पायर थे। लेकिन ब्रिटेन जो है ना, वो यहां पे रहता है क्योंकि तेल निकल रहा है, और ब्रिटेन पूरी तरीके से तेल पे डिपेंडेंट था। रिजा पहलवी करके एक मिलिट्री जनरल होते हैं वहां पे, ठीक है। तो रिजा पहलवी जो है वो प्रो वेस्ट होते हैं, ठीक है। अब यहां पे कुछ भी करके ब्रिटिश के ऊपर ये प्रेशर बनता है, लोग वहां के मजलिस प्रेशर बनाते कि आप निकलो यहां से, हमको अब आपकी मदद नहीं चाहिए, आप निकलो, बहुत तेजी में निकलो। लेकिन ब्रिटेन तब तक पूरी तरीके से डिपेंडेंट था। उन्होंने ऑयल कंपनी का नाम भी जो है वो चेंज कर दिया, और वहां पर रिजा पहलवी को फिर उसके बाद यहां पर का लीडर बना दिया जाता है, राजा बना दिया जाता है। 1925 में कजार डायनेस्टी खत्म, पहलवी डायनेस्टी शुरू हो जाती है। और अगेन यहां पे, हालांकि रिजा पहलवी एक बहुत ही मॉडर्न लीडर होते हैं, काफी सेक्युलर लीडर होते हैं। आप विश्वास नहीं करोगे कि 1925 से लेकर 1979 तक आप देखिएगा ईरान, आप सोचेंगे ईरान है कि अमेरिका है। वहां पे औरतों को फुल फ्रीडम, ठीक है, कोई बास्केटबॉल मैचेस हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है वहां, फुटबॉल मैचेस हो रहे हैं, बढ़िया एकदम क्लब अब चल रहा है, ऐसा कुछ हिसाब किताब था, क्योंकि पूरा बदल दिया था। लेकिन ऑन दी अदर हैंड रिजा पहलवी काफी, क्योंकि वो एक डिक्टेटर थे भाई, राजा थे, उनके हिसाब से चलना था। अगर आप उनके हिसाब से नहीं चलोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे हम, यानी कि प्रेस सेंसरशिप लगा दी थी। कोई भी अगर नेता जो है उनके खिलाफ आवाज उठा तो हटा दिया था। कट टू वर्ल्ड वॉर 2, वर्ल्ड वॉर 2 में ईरान जो है वो जर्मनी को सपोर्ट करने लगा, और इसकी वजह से अगेन ब्रिटेन, रशिया और अमेरिका तीनों ने अटैक कर दिया। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दोस्तों अमेरिका आ गया, ब्रिटेन चला गया, अमेरिका आ गया। अमेरिका ने बोला कि अब हमको भी तेल चाहिए, और हमारी कंपनी भी इसमें जो है स्टेक्स लेगी, जो ईरान से तेल निकल रहा है। और ब्रिटेन धीमे 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 साइड में होता गया, और यहां पे किसकी चली? अमेरिका की। अमेरिका किस लिए भी चली? क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होता है तो रशिया, यूके ने अटैक तो कर दिया ईरान के ऊपर, लेकिन इसके बाद ना ईरान में अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, तो अमेरिका ने बड़ी मदद की, $500 मिलियन देता था अमेरिका ने। तो एक तरीके से जो राजा थे पहलवी साहब, वो बहुत ज्यादा प्रो अमेरिकन थे, अमेरिका के हिसाब से काम करते थे। इसी दौरान 1953 में एक गजब लीडर का उदय होता है ईरान में, जिसको कहते हैं मोहम्मद मुसाद्दिक। वो प्रधानमंत्री बनते हैं ईरान, 10th या 11th आप देख लीजिएगा। लेकिन वो कहते हैं कि ये जितने भी तुम्हारे बाहर के लोग हैं ना, तुमको लूट रहे, तुम समझ नहीं रहे हो, तुमको लूट खाएंगे, नोच खाएंगे तुमको। लोग खड़े हो जाते हैं, लोगों को तो दिमाग खराब थे नहीं ना, लोग ये कहते हैं कि भाई हम सारा कुछ हमारा है, तो बाहर वाले क्यों लूट रहे हैं? लोग उठ खड़े हो जाते हैं। तो लोग जब उठ खड़े होते हैं तो फिर मोहम्मद सादिक को और ज्यादा ताकतवर। लेकिन फिर CIA, मतलब अमेरिका की CIA और ब्रिटेन की MI जाती है, खुफिया एजेंसी तख्ता पलट करवा देती है। 2 साल के अंदर अंदर मोहम्मद सादिक गए, और फिर से अगेन
वही प्रो अमेरिकन। अब यहां पे जब चीजें आगे बढ़ती हैं, मोहम्मद मोसाद जो है वो उतना नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगले 10 साल बाद 1964 आते आते एक ऐसा लीडर आता है जो अब ईरान को अपने मुकाम तक ले जाएगा। वो कहते हैं आयतुल्लाह रुहुल्लाह खोमेनी। ये एक धर्मगुरु होते हैं, इनकी तकरीरें बहुत लोग पसंद करते हैं। लोग परेशान थे, बस लोग चाह रहे थे वही कहना कि आपके घर पे किसी का कब्जा जा, बोलेंगे निकलो यार यहां से। दिमाग खराब हो गया, लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा इनसे इन्फ्लुएंस हो गए। इनको बाहर निकाल दिया राजा साहब ने, क्योंकि राजा साहब तो प्रो अमेरिकन थे। राजा साहब ने जब बाहर निकाल दिया तो फिर हम ये देखते हैं कि लोगों को इन्हीं से मतलब था, बल्कि राजा ने बहुत कुछ किया। 16% मिल रहा था, चलो 20% अब हम कट लेंगे, लेकिन तब भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। लोगों का था कि अब तो क्रांति ही आएगी बस। फिर हम ये देखते हैं कि जब इनको बाहर निकाल दिया तो आयतुल्लाह खोमेनी को इराक भेज दिया। इराक से तकरीरें, भैया इनके कैसेट्स तक स्मगल होते थे। जब ये सब हुआ तो फिर और डर गए। सद्दाम हुसैन की वहां पे रिजीम थी। सद्दाम हुसैन ने बोला ये तो हमारे यहां रेवोल्यूशन करवा देगा, इनको फ्रांस भेजो। फ्रांस से तकरीरें। तो मतलब एक तरीके से लोग जो है वो बहुत ज्यादा भड़क गए। और यहां पे राजा साहब क्या कर रहे थे, वो मस्त। उनको कोई पहलवी साहब मस्त, उनको कोई मतलब ही नहीं। उनको प्रॉब्लम क्या थी कि अगर कोई भी हमारे लोग उस समय सड़कों पे उतर आए कि अब हम अमेरिका, हमको ये सब नहीं चाहिए, हम स्वतंत्रता चाहिए हमको, तो वहां जो ये करता था उनको जला देते थे, मार देते थे, मरवा देते थे। लोग और प्रोटेस्ट करते थे। ये सर्कल शुरू हो गया। 1978 में क्रांति आ गई। 1978 से शुरू हुई, 79 में क्रांति आ गई। इस्लाम जो है, इस्लामिक रेवोल्यूशन, ईरान में इस्लाम आ गया। तो जो इतने समय से 200-250 सालों से यूएसए और यूके और रशिया का दबदबा था, स्पेशली यूके और यूएसए, और रातों रात खत्म हो गया। अब यहां से असली कहानी शुरू होती है। हालांकि ईरान इराक में चला गया, युद्ध हो गया 1980 से लेकर 89 तक, और दोनों को कुछ नहीं मिला। तो ईरान को यह पता है कि यार ये युद्ध जो है लॉन्ग टर्म वो हमको बहुत ज्यादा नुकसान देता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब क्या हुआ, अब जो है 1979 के बाद अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दिए। भाई ईरान के पास तेल के भंडारे खरीदेगा कौन, सब पे तो सैंक्शन लगे हुए हैं। ईरान धीमे धीमे उसके पास पैसे का क्रंच आता गया, दिक्कत होती गई, लेकिन फिर भी रशिया चाइना सपोर्ट करते रहे, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, रशिया का हमेशा से स्टेक्स रहा है। अमेरिका चाहता है, अब आप समझे, अमेरिका ये चाहता है कि फिर से रिजीम चेंज हो, और वही गोल्डन पीरियड आए, क्योंकि हमारे लिए ईरान बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद ईरान को यह पता चला कि जब तक हम न्यूक्लियर पावर नहीं होगी हमारी बात सुनी नहीं जाएगी, हमको एकदम अलग थलग। तो उसने न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना, एटॉम बॉम्ब बनाना शुरू किए। लेकिन जब भी यहां पे अमेरिका को पता चलता, इजराइल से हमला करवा देता, ये हिसाब, और वो अभी तक चल रहा है। अब ईरान का ये है कि भाई किसी भी तरीके से हमको अब अमेरिका से ठीक रिश्ते बनाने हैं या सैंक्शंस हटवाने हैं, नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ना, लेकिन वो हो नहीं रहा है। वो क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि फिर इजराइल हमास और अब उसको युद्ध लड़ना है। अब प्रॉब्लम यहां पे लीडरशिप की भी है। भाई देखिए, आप ये तो समझ गए कि आखिरकार अमेरिका क्यों चाहता है ईरान पे अपना कंट्रोल। दूसरी चीज ये है कि यार सऊदी अरब खड़ा हुआ है, सऊदी अरब और ईरान आमने सामने। ईरान कहता है हम भाई, तुम तो अभी 1932 में नए बने हो, सिर्फ मक्का मदीना तुम्हारे, तो इसका मतलब इतना नहीं तुम इस्लामिक वर्ल्ड के लीडर हो गए। असली लीडर तो हम हैं, हमारे यहाँ शिया है, हमारे यहाँ एरिया हमारा ज्यादा, हम इतने समय से लड़ रहे हैं, भाई तुम कर क्या रहे हो। ये ईरान कहता है कि हम, आप असली में फिलिस्तीन के लिए तो हम लड़ रहे हैं। तो इसलिए ये दिस इज द मेन कॉज कि आखिरकार अमेरिका और इजराइल क्यों ईरान को चाहते हैं। वो इतिहास ही वैसा रहा है, ठीक है। इजराइल हर तरीके से ईरान को रोकेगा, और ईरान चाहेगा कि वो किसी तरीके से एक बार एटम बम बना ले तो खेल खत्म। और अब रशिया हमेशा से सपोर्ट करता आया है, ठीक है, ईरान को फिर सपोर्ट कर रहा है। रशिया को हमेशा से ईरान चाहिए था। तो ये देश सबको चाहिए, और ये तब तक नहीं होगा जब तक नई रिजीम नहीं आएगी, क्योंकि अभी तक तो, अब तो अभी फिलहाल स्वतंत्र है ईरान, अब तो अपने हिसाब से फैसले कर सकता है। न्यू मिडिल ईस्ट 1994 में, भाई देखिए ऐसा नहीं है कि रिश्ते जो है वो अच्छे बनाने की कोशिश नहीं की गई, ठीक है ना। जैसे शिमोन पियर्स ने ये बोला था कि न्यू मिडिल ईस्ट 1994 में जरूरी है, क्योंकि इजराइल और अरब्स के बीच में पीस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लेकिन कभी पीस हुआ नहीं हुआ, प्रेसिडेंट उड़ा दिए गए, प्रधानमंत्री उड़ा दिए गए, जिसने पीस की बात की वो जिंदा ही नहीं बचा। अब ईरान जो है, जैसा कि हमने बताया कि 1979 में आ गया, पावर चाहिए उसको, लेकिन उसने हमास, हिजबुल्लाह, हुतीस, इन सबको खड़ा कर दिया। आप समझ रहे हैं। और बेंजामिन नेतन्याहू की स्ट्रैटेजी यही है कि अरब मुल्कों को साथ में लेके आओ, सब साथ में, और ईरान की रिजीम चेंज करो। मेन ये रोड़ा बन रहे हैं, अमेरिका ही है पीछे, मेन तो अमेरिका गेम खेल रहा है। ये इतना बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम खेल रहा है जिसको हम अभी तक समझ नहीं पा रहे।
अब रिजीम चेंज जैसे अब देखिए इराक और अफगानिस्तान में अमेरिका घुसा, वो कितना मेसी था हम सबने देखा, इतना आसान नहीं है। इराक में घुस गया, इराक अभी तक झेल रहा है, अफगानिस्तान में आतंकवाद, तालिबान अभी तक आ गया। तो जहां पे अमेरिका घुसा है रिजीम चेंज करने के लिए, वहां रिजल्ट बहुत अच्छे तो हुआ नहीं है ना। याद रखिएगा कि रिजीम चेंज जो है वो इतना आसान नहीं होता। जो डेमोक्रेसी है वहां पे तो सब बढ़िया रहता है, क्योंकि वहां इलेक्शन होते हैं। तो रिजीम चेंज का मतलब क्या, इलेक्शन है, लोगों को नहीं पसंद है आपको हटा देंगे, तो वहां तो पीसफुली होता है। लेकिन जहां पे अथॉरिटेरियन सोसाइटी होती है ना, वहां डिसरप्टिव और वायलेंट होता है। ईरान में भी तो यही हुआ 1979 में, जो रिजीम चेंज बहुत वायलेंट था भाई। 444 दिनों तक अमेरिका के एम्बेसी, आर्गो मूवी देखिएगा, है ना, अमेरिका के लोगों को बना के रखा था बंदी कि बेटा जाने नहीं देंगे तुमको। सांस फूल गई थी अमेरिका के, अल्जीरिया से कह के छुड़वाया था, यह हालत थी। तो दो तरीके रिजीम चेंज के। सबसे पहले तो मास रिवोल्ट जो अमेरिका करवाता है, जैसे अभी जो बांग्लादेश में हुआ, ठीक है ना, मास रिवोल्ट जो है, या फिर रूलिंग एलीट जो है, सेकंड वो कॉन्ट्राडिक्ट, यानी कि जैसे जो लीडर्स हैं वो आप सहमत नहीं है, एक कोई बोल रहा है एक कोई बोल रहा है, इसकी वजह से रिजीम चेंज, नहीं तो लोग जो है वो खिलाफ हो जाए, ठीक है। अब क्या ये दोनों ईरान में है? These are the prospect for political change in ईरान। क्या ऐसा है? क्या वहां के लोग गुस्से में हैं? ईरान में लोग गुस्से में हैं? ईरान के लोग चाहते हैं कि ईरान हटे? नहीं, वहां के लोग नहीं चाहते, क्योंकि उनको पता है। हालांकि देखिए अभी ऐसा नहीं कि प्रोटेस्ट हुए, जैसे 2022 में मेहसाना अमीनी प्रोटेस्ट हुए, हिजाब को लेकर प्रोटेस्ट हुए वहां पे 2022 में ईरान में, बहुत ही गजब, और इसमें काफी ज्यादा सपोर्ट भी था। लेकिन आमतौर पे लोगों का यही परसेप्शन है कि अगर ये लोग फिर से आए, अमेरिका का फिर से कंट्रोल हो, तो हम आजादी अपनी खो देंगे। याद रखिएगा। और देखिए ये ईरान को भी पता है भाई, अली खौमेनी जो अभी प्रेजेंटली लीडर है 1989 से, मेन सुप्रीम लीडर, तो उसके नीचे ही सब आते हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, जितने भी होते हैं। जो अब प्राइम मिनिस्टर तो खैर नहीं है यहाँ पे, लेकिन जो यहाँ पे क्लरिक्स है, जो धर्म गुरु हैं, उलेमास जिनको कहते हैं, उनकी बहुत पहले से यहाँ पे चल रही है, आज से नहीं। ऐतिहासिक तौर पे ये हमेशा एग्जिस्ट किया और इनकी चलती है। मैंने बताया ना, मजलिस का झगड़ा और राजा का झगड़ा, तो ये इस समय तो इन्हीं का ही बोलबाला है। और ये बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि ऐसा कुछ हो। तो कोई भी प्रोटेस्ट होता है तो इट इज क्रश्ड बाय मैसिव फोर्स, भयानक फोर्स से क्रश कर दिया जाता है। ये हिसाब किताब है। तो जैसे ढाका में हुआ, तेहरान की जो रिजीम है दैट इज हार्ड बॉयल, वो इतना आसान नहीं, और रिप्रेशन और पॉलिटिकल डिटर्मिनेशन वहां पे ज्यादा है, क्योंकि वो बहुत लंबे समय से, देखिए बांग्लादेश का तो अभी कोई क्या, वहां 1971 बहुत लंबा इतिहास नहीं है, लेकिन जो ईरान का इतिहास है ना बहुत लंबा है स्ट्रगल का। वो 1880 से स्ट्रगल करते आ रहे हैं बाहरी ताकतों से, तो इतना आसान जो है वो नहीं होगा। अब आपको पता है कि 85 साल के हैं, अब भाई कोई ना कोई तो इनका सक्सेसर आएगा ही आएगा। ये कब तक रहेंगे, इनको एक सिक्योर लोकेशन पे भी ले जाया गया है। तो वही है कि जब फिलहाल तो आप ये मान के चलिए कि अभी हमास और हिजबुल्लाह इतनी प्रॉब्लम हुई, ईरान ने कुछ नहीं बोला, कल इन्होंने मिसाइल दागे, लेकिन अब शांत है। मिसाइल दाग के वो अब दोबारा नहीं है हमला करने वाले। आप ये मान के चलिए, फ्रंट वॉर थोड़ी ना, ये डायरेक्ट वॉर नहीं है। डायरेक्ट वॉर में आपकी आर्मी इन्वॉल्व होती है, याद रखिएगा, लेकिन यहां पे ईरान ने अपनी आर्मी को नहीं भेजा है। तो इसलिए हमको समझना पड़ेगा कि ईरान भी थोड़ा सा रिस्ट्रेन बरत रहा है, क्योंकि उसको भी पता है कि जैसे अभी ईरान ने, यूनाइटेड नेशन ने बोला कि अमेरिका यूरोप से हमको अच्छे रिश्ते करने हैं, मतलब एक तरीके से इनडायरेक्ट इंडिकेशन था कि रिश्ते सुधारने पड़ेंगे तभी तो चीजें होंगी। भाई आपके पास तेल है, सब कुछ है, लेकिन अगर पूरी दुनिया ही नहीं खरीद रही है, आज ईरान पे पूरी दुनिया ने सैंक्शंस लगाए हुए हैं, अमेरिका की वजह से हम ईरान से प्रॉपर जो है वो ट्रेड नहीं कर पा रहे, हम अपने पोर्ट नहीं, हमारे इन्वेस्टमेंट रुके हुए हैं। आप समझ रहे हो? तो इट हैज टू बी अंडरस्टैंड कि ये इतना आसान नहीं हो। एंड ऑल्सो वॉशिंगटन हैज नो चॉइस बट टू बैक हिम इन व्हाटएवर ही डज। तो ये भी हमको समझना पड़ेगा कि जो ये नेतन्याहू को लेके यहां पे कहा गया है कि नेतन्याहू को लेके अमेरिका पूरा सपोर्टिव है। इजराइल से ही वो सारे गंदे काम करवाता है, जहां अमेरिका नाकाम होता है वहां इजराइल आता है, ठीक है ना। तो इजराइल एक तरीके से अमेरिका का दायां हाथ है, राइट हैंड है, ये दाएं तो ये होता है। तो वही है कि जब तक हम सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक। और फिर ये भी बात है कि जैसे इजराइल, कोई भी भाई यहाँ पे जो रिपब्लिकन्स है, वो जैसे डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा प्रो इजराइल, डेमोक्रेट्स दोनों चीजों को देखते हैं। तो वैसे तो बेंजामिन नेतन्याहू के सही यही होगा इलेक्शन में कि लेकिन रिपब्लिकन न जाए, बट देखिए कोई भी आए अमेरिका सपोर्ट करता ही है। भाई जो बाइडेन ने भी बोला ना, कि बोल दिया था कि कंसीक्वेंस के लिए तैयार है ना ईरान अगर बदतमीजी करोगे तुम, यही चीज। अब अरब की क्या बात है, देखिए अरब से अभी इजराइल के रिश्ते बढ़िया है, लेकिन ईरान के रिश्ते बहुत ही खराब है, बहुत अच्छे यहां पे बिल्कुल नहीं है भाई, युद्ध में इन्वॉल्व है ना। दोनों साइड से जो है वो चाहती है इकोनॉमिक और सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन, लेकिन
हालांकि डिफरेंसेज है फिलिस्तीन को लेकर, बहुत जबरदस्त डिफरेंसेज है, लेकिन फिर भी भाई है तो इस्लाम ही जो है इनको जोड़ता है, ठीक है। बट नेतन्याहू जो है वो बता रहे हैं कि देखिए फिलिस्तीन को लेके आप हमारे पास आइए, हम कंसेशंस देंगे। मैप जो उन्होंने दिखाया था तो उन्होंने गाजा को, वेस्ट बैंक को दिखाया ही नहीं, जो अभी ब्लेसिंग और कर्स में दिखाया, ठीक है। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पे अरब स्टेट जैसे सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, कतर, ये कुछ कह नहीं रहे, ये शांत है, ये बिल्कुल शांत है। इसीलिए ईरान की जो क्रेडिबिलिटी है वो और ज्यादा बढ़ती जा रही है, वो और ज्यादा बढ़ती जा रही है, और ईरान के लिए बहुत बढ़िया काम करेगा ये। ईरान अगर मान लीजिए चलिए रिजीम चेंज तो नहीं कर पाएगा अब फिलिस्तीन को, लेकिन अगर वो कोशिश कर रहा है ना, कोशिश भी उसकी कामयाब हो जाएगी क्योंकि लोग सपोर्ट करेंगे। तो यही हिसाब किताब है। मिडिल ईस्ट में नया ऑर्डर बनाना चाहते हैं, लेकिन ओल्ड वन जो है वो अभी इट्स नॉट ब्रेकिंग डाउन, ये भी वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। बट जो भी है आगे हम देखेंगे क्या होता है। फिलहाल ये समझिए कि इस समय तो बस अमेरिका, इजराइल यही चाह रहे हैं कि ईरान जो है हमारा कंट्रोल हो, और बेंजामिन नेतन्याहू को इस समय बहुत अच्छा मौका है कि देखो लेबनान में हम रिजीम चेंज कर सकते हैं, गाजा को अपने कब्जे में ले सकते हैं, यमन तो चलिए बाद में देखा जाएगा, लेकिन अगर ईरान में हमने रिजीम चेंज कर दी तो कमाल हो जाएगा। लेकिन क्या ये होगा, देखेंगे आगे। थैंक यू सो मच।